ये जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बीएससी अप्लाइड साइंस एनर्जी। इसमें जो एक पेपर है जो दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस। तो ये हम स्टार्ट करेंगे आज से, और इसमें कई सारे यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स को वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई थिंक मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है। यस सर, दिख रही है। ओके ओके, बीच में कहीं अगर नहीं दिखेगा तो बताइएगा। ओके सर। ओके, सो विल स्टार्ट द फर्स्ट पेपर। और इसमें जो पहले पेपर में जो ब्लॉक 1 है और उसका जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से है। दैट इज फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला पॉइंट है दैट इज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हम इनके एप्लीकेशंस को कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। देन विल गो डीप, और उसके बारे में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, और डीप जाएंगे तो हम पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, then EMF, electromotive forces, then current. After that, we'll study about Ohm's law. Ohm's law के बाद हम स्टडी करेंगे the effect of electric current. Then हम और डीप जाएंगे तो फिर हमें मिलेगा resistance of a conductor, कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है, उसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उस पर रेजिस्टेंस क्या इम्पैक्ट थ्रो करता है। Then we'll discuss about the resistance of resistors in series. So if we connect resistors in series, then what will be the resistance of the total circuit? And if we connect in parallel, तो parallel में क्या उसका impact होगा, ये हम discuss करेंगे। After that, series and parallel combination of resistor, we'll discuss about that, कि दोनों एक साथ अगर किसी सर्किट में आपको दिख रहे हो कि सीरीज कनेक्शन भी आपके पास है एंड यू हैव द पैरेलल कॉम्बिनेशन आल्सो, तो क्या इम्पैक्ट आएगा सर्किट पे। देन आगे मूव करेंगे तो हमको मिलेगा किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ के अंडर हमको दो बेसिक थ्योरम्स मिलते हैं। पहला केसीएल कहलाता है विच इज किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा जो है दैट इज केवीएल विच इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये बेसिकली दो थ्योरम्स देखेंगे हम, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे हम सॉल्व करेंगे। देन मूव करेंगे तो हम देखेंगे बैटरीज जो है वो आपका एक नेक्स्ट टॉपिक बनता है। तो बैटरीज में आपको देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरीज, द केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं लेड एसिड बैटरीज में, टेस्टिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी हम कैसे करते हैं, और उनका केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज ऑफ बैटरीज के थे जो लेड एसिड बैटरी शुरू में बनाई गई थी। आज का एरा तो लिथियम आयन और पॉलीमर का है, लिथियम पॉलीमर का है, तो वो सारी चीजें आज हम यूज करते हैं। बट स्टार्टिंग जब बैटरीज की हुई थी तो लेड एसिड से स्टार्ट हुए थे, और इसके पहले और भी कुछ और कन्वेंशनल तरीके से बनाए जाते थे। तो आजकल एडवांस टेक्निक्स यूज करते हैं बैटरी डिजाइनिंग में, बट ये ओल्ड टेक्निक्स जो है, जो बेसिक्स शुरू हुई थी कि शुरुआत कैसे हुई बैटरी की, वहाँ उन बेसिक्स को हम स्टडी करेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन अगला पॉइंट जो आएगा इसमें वो आएगा ट्रिकलिंग चार्ज, और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम ब्लॉक 2 पे मूव करेंगे, एंड देन ब्लॉक 3 पे मूव करेंगे। टोटल 3 ब्लॉक्स अंडर इलेक्ट्रिकल जो कोर्स है आपका उसके अंदर है, और इसी के अंदर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 पार्ट है, और उसमें भी 3 ब्लॉक्स हैं। तो टोटल 6 ब्लॉक्स इस पूरे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और वन बाय वन हम सारे ब्लॉक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आज इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी
एंड हैज द मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो ये सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल फॉर्म वाली एनर्जी है जो हम अपने डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली आई थिंक एनर्जी ये है। और इसको अगर आप देखेंगे कि किन-किन एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हमें लगता है, दैट इज़ लाइटिंग। तो घरों में हमें लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ये मेजर एप्लीकेशन हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हम करते हैं। देन दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो हमारे जितने भी कम्युनिकेशन की डिवाइसेस होती हैं, सबको बैटरी के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं, या डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी ऑपरेट करते हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मस्ट नेसेसरी वो रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन बात आती है हीटिंग की। आजकल जैसे सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो लोग हीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं और ब्लोअर्स ही यूज़ करते हैं। तो हीटिंग के लिए भी आपका ये इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री में फर्नेसेस में हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिक हीट फर्नेसेस बनाते हैं, और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके फर्नेस जो है वो बनाते हैं। देन बात आती है अगले एप्लीकेशन की, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में पहले हम यूज़ करते थे डीज़ल, चाहे ट्रेन्स हों डीज़ल, या फिर आपके डीज़ल कार्स हों, है ना? या फिर आपके पेट्रोल कार्स हों। तो आजकल जो फॉसिल फ्यूल पे चलने वाली चीज़ें थी, उनको हम धीरे-धीरे स्लोली इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू हम उनको रिमूव कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, डीज़ल इंजन हो, या फिर ट्रेन में यूज़ किया जाने वाला डीज़ल इंजन हो। तो हम क्या कर रहे हैं, सबको इलेक्ट्रिक इंजन के थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं, और ये सारे जो इंजन या मोटर्स के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं सारे, तो उनमें उनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का मेजर रोल देखने को हमें मिल रहा है। देन बात आती है कि एयर कंडीशनिंग की। तो चाहे वो कॉमर्शियल एप्लीकेशन हो या डोमेस्टिक या होम पर्पस के लिए एयर कंडीशनिंग का यूज़ किया जाना हो, इन सभी में हम देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी इज़ मस्ट, क्योंकि एयर कंडीशनिंग को रन कराने के लिए बेसिकली जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रनिंग द एयर कंडीशनिंग एज़ वेल। नाउ अगर इसको हम कंपेयर करें कि किसी पर्टिकुलर किसी दूसरे सिस्टम के साथ इसकी एनालॉजी समझें, इसको कंपेयर करें कि कैसे किसी दूसरे सिस्टम के साथ ये एनालॉजी एस्टैब्लिश करता है, तो आप वाटर फ्लो के साथ इसकी एनालॉजी आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंपेयर्ड विद द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। जैसे किसी पाइप में पानी आप फ्लो कराते हैं, उसी तरह से कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करा सकते हैं। सेम एनालॉजी एस्टैब्लिश आप कर सकते हैं। नाउ फ्लोइंग वाटर इज अ गुड एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम दोनों को एक 100% एक्यूरेसी के साथ तो नहीं मैच कर सकते, बट 99% एक्यूरेसी के साथ मैच कर सकते हैं कि जिस तरह से पाइप में वाटर फ्लो करता है, उसी तरह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। नाउ व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप or downstream, there is a water current. Similarly, the current, electric current or simply current, is the flow of electron in a electric circuit. जिसी तरह से किसी पाइप में वाटर फ्लो करता है, उसी तरह से आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, एंड that is the flow of electrons. So the flow of current depends upon amount of charge और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। तो किसी भी सर्किट में जो फ्लो ऑफ करंट है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर सकता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं उन पे ये डिपेंड कर सकता है। नाउ इफ वी हैव द मीजर, अगर आप इसको मीजर करें दैट हाउ फास्ट द वाटर इज फ्लोइंग इन द पाइप, ये एनालॉजी हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि किसी भी पाइप में कितना फास्ट जो है पानी फ्लो कर सकता है। सो हम इसको मेजर करके कहेंगे कि गैलन्स पर मिनट इतना वाटर जो है किसी पाइप में फ्लो कर रहा है। सो अगर इसी एनालॉजी को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एस्टैब्लिश करें, सो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मेजर हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पास दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 1 सेकेंड। मीन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में पास कर रहे हैं, तो उतना करंट हमारा एक सर्किट में फ्लो कर रहा है। सो देयर इज अ यूनिट ऑफ मेजर कॉल्ड कूलम।
इस हमें पता कैसे चलेगा, तो हम इसको मेजर करते हैं, कूलॉम में मेजर करते हैं, विच इनेबल्स अस टू मेजर द अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इतने कूलॉम का चार्ज ये पर्टिकुलर फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में। नाउ सिंस देयर आर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द वायर, सो इसको हम मेजर कैसे करेंगे? That we measure the charge with unit coulomb, which is around 6.24 billion electrons flowing through the wire. तो ये हम इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मेजर कर सकते हैं। ये रफली एक जो क्वांटिटी है दैट इज 6.24 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स which can flow in a particular circuit through the conductor, or you can say the wire. नाउ एम्पियर इज द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एम्पियर जो है ये यूनिट है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की। नॉर्मली हम बोलते हैं कि इतने एम्पियर की करंट सर्किट में फ्लो कर रही है। नाउ व्हेन 1 coulomb of electron passes through a wire in 1 second, we say that there is a 1 ampere of current. ये हम एक मैथमेटिकल एनालॉजी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि when 1 coulomb of electron passes through a wire in 1 second, then the total amount of current flowing in the conductor is equal to 1 ampere. It is sometime referred as a amps. इसको कभी-कभी amps भी बोलते हैं। Hence, अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में हम इसको डिराइव करें, सो I इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे सो I इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dt। पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे अगर हम चार्ज निकालें और जो टाइम है वो निकालें किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर के, तो दैट इज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो dq कहलाते हैं, और उस पर्टिकुलर समय को हम बोलते हैं dt। तो उस टाइम में जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज द करंट। सो I इज इक्वल टू dq बाई dt। नाउ फिर वाटर से अगर एनालॉजी देखें तो वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर, क्योंकि पाइप में प्रेशर है इसलिए वाटर फ्लो करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट क्यों फ्लो करता है? बिकॉज वाटर प्रेशर फोर्सेस वाटर टू फ्लो। लाइकवाइज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस द क्वांटिटी, एक ये क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं EMF। सो EMF इज द प्रेशर दैट फोर्सेस इलेक्ट्रॉन टू फ्लो द सर्किट। EMF ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली इसका जो यूनिट होता है ये वोल्ट्स में होता है। नॉर्मली फोर्स की यूनिट न्यूटन में या न्यूटन मीटर में होते हैं, बट ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्किटरी में उनको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जो है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। इसलिए इसका जो यूनिट है वो होता है वोल्ट्स, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ऐसा नहीं है कि फोर्स है तो इसका यूनिट जो है न्यूटन में हम करेंगे, न्यूटन में नहीं करेंगे, ये वोल्ट्स में ही होता है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द प्रेशर दैट एक्सर्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये क्या करता है, ये सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज आल्सो नोन एज अ वोल्टेज। इसको एक तरह से वोल्टेज भी कहते हैं क्योंकि इसकी यूनिट ही वोल्ट है, तो इसको वोल्टेज भी कभी कभी कहते हैं। सो द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट। Now, in the same fashion as water flows down in the stream through a pipe, current can flow in a circuit. सेम तरह से जैसे वाटर जो है डाउन स्ट्रीम में फ्लो करता है किसी पाइप में, उसी तरह से करंट भी एक सर्किट में फ्लो करता है। नाउ वाटर इज लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप किसी भी पाइप में वाटर की क्वांटिटी को लिमिट करना चाहें तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी जो है वो लिमिट हो जाएगी। सो उसी तरह से अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप इलेक्ट्रिसिटी जो है लिमिट करना चाहें, आप क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच ऑफर्स इन द सर्किट, आप क्या करेंगे, इसको जो है आप बढ़ा देंगे। इसके थ्रू आप किसी भी सर्किट में जो करंट है उसको आप लिमिट कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस लिमिट्स द करंट दैट फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर अ पर्टिकुलर अप्लाइड वोल्टेज। नाउ हेंस रेजिस्टेंस एक्ट्स एज अ फ्रिक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। अगर आप देखें एक पाइप में वाटर फ्लोइंग हो रहा है और एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है पाइप में वाटर के फ्लो के दौरान, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के दौरान जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है करंट के लिए, तो फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस दोनों के एनालॉगस हैं।
दोनों एक दूसरे के एनालॉगस एक एनालॉजी स्टैब्लिश कर रहे हैं। मींस वाटर फ्लोइंग कंडीशन में पाइप में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है तो वाटर लिमिट हो जा रहा है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं तो करंट फ्लो लिमिट हो जा रहा है। हाउएवर इफ यू इंक्रीज द वाटर प्रेशर, किसी भी पाइप में आप वाटर प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि मोर वाटर वुड फ्लो। सिमिलरली इफ यू टर्न अप द वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं देन मोर करंट वुड फ्लो इन द सर्किट। तो ये भी एक एनालॉजी आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है वाटर सिस्टम में और इलेक्ट्रिक सिस्टम में, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं वाटर सिस्टम में तो ज्यादा ज्यादा वाटर फ्लो होता है सिस्टम में, और उसी तरह से अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा ज्यादा करंट आपको देखने को मिलता है सिस्टम में। उसी तरह से द मटेरियल और मीडियम प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो मटेरियल हम यूज करते हैं कंडक्टर में और जो मीडियम हम यूज करते हैं वो दोनों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो देर आर सम मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इजिली। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो करती है, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो नहीं करती है। दीज मटेरियल्स thus have very low or negligible resistance are called conductors। तो वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करे उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मली बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, और ये मटेरियल्स कहलाते हैं कंडक्टर्स। सो मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर्स। तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर नोन एज कंडक्टर्स। ये गुड कंडक्टर्स कुछ होते हैं इसमें से, और कुछ बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और कुछ बैड कंडक्टर्स भी होते हैं, बट मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नाउ थ्री गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में मेजर मेजर रोल प्ले करते हैं, वो आप देखेंगे तो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और एल्युमिनियम होता है। नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर सिस्टम नेटवर्क में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है बहुत ही कॉस्टली मटेरियल होते हैं, और सिल्वर जो है ये भी गोल्ड की तरह ही कॉस्टली मटेरियल है। बट इंस्टेड ऑफ दैट हम यूज कर सकते हैं एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं। इसमें एक और मटेरियल मैं यूज करना चाहूंगा विच इज कॉपर। कॉपर इज आल्सो अ गुड मटेरियल, इसको हम यूज कर सकते हैं, और नॉर्मली पहले हम यूज करते रहे हैं। और कॉपर भी चूंकि रेयर अर्थ मटेरियल्स में ये सब आते हैं और कॉस्टली भी होता है, एल्युमिनियम के कंपैरिजन में कॉपर कॉस्टली भी होता है। तो कहते हैं ना कि जो है अगर आप कॉपर वाइंडिंग की मोटर लीजिए तो बड़ी अच्छी होती है, और एल्युमिनियम वाइंडिंग की लीजिए तो जल्दी खराब हो जाती है। बट एल्युमिनियम चूंकि चीप पड़ता है और इजीली अवेलेबल है अर्थ में, तो हम एल्युमिनियम मोस्टली यूज कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें कंडक्टर डिजाइन करना हो, या फिर मोटर के आर्मेचर में वाइंडिंग करना हो, या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में वाइंडिंग करना हो, तो हम कंडक्टर्स के रूप में एल्युमिनियम हम मोस्टली यूज कर सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा और इम्पैक्ट होता है कि एल्युमिनियम का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कॉपर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो अगर आप 1 kg कॉपर लीजिए और 1 kg एल्युमिनियम लीजिए, सो यू फील दैट 1 kg कॉपर इज हैवियर देन 1 kg ऑफ एल्युमिनियम। आपको 1 kg कॉपर 1 kg एल्युमिनियम के कंपैरिजन में भारी लगेगा, और 1 kg एल्युमिनियम आपको हल्का लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कॉपर पे जो है ज्यादा ऑफर होती है, और एल्युमिनियम पे जो है कम ऑफर होती है। इसीलिए 1 kg एल्युमिनियम 1 kg कॉपर के कंपैरिजन में जो है काफी हल्का होता है। तो इसलिए इससे लंबे लंबे ट्रांसमिशन लाइंस और हैवी बाइंडिंग के मोटर्स वगैरह हम डिजाइन कर पाते हैं, और अगर आप कॉपर से करेंगे तो वो चीजें और हैवी हो जाएंगी और उनका कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा ना। गोल्ड और सिल्वर मेजरली यूज होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, और इनका यूज पिछले कुछ ईयर्स में काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि सिल्वर की प्राइजेस ये डे बाय डे काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि इनका जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जो है आने वाले समय में और भी प्राइस हाइक हो सकती है, और ये यहाँ पे मेजरली यूज की जाती है ना। बात करते हैं कि ये तो गुड कंडक्टर की बात हो गई। अगर आप बैड कंडक्टर की बात करें तो उनको हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स भी बोलते हैं या इंसुलेटर्स बोलते हैं। सो इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स दैट डू नॉट लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, एंड thus they have very high और almost infinite resistance। तो ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं होती है, और
अगर आप देखेंगे तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ऑलमोस्ट यू कैन से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कैरी करते हैं वो। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स बोलते हैं। और अगर आप कुछ इंसुलेटर्स का नाम देखें तो ग्लास हो गया आपका, एयर हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया आपका, पोर्सिलिन हो गया आपका, ये सारे जो है गुड इंसुलेटर्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट अगर आप इनमें भी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो हर एक मटेरियल के लिए एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। उस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद वो मटेरियल या तो ब्लास्ट कर जाएगा या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। आप देखते होंगे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो लाइटनिंग स्ट्राइक का वोल्टेज लेवल इतना ज़्यादा होता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देता है और एयर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है और एयर भी उस दौरान कंडक्ट करने लगती है। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये मटेरियल भी जो है आयोनाइज हो करके इनका मीडियम आयोनाइज हो जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट ये रेयर कंडीशन होती है। अदरवाइज ग्लास हो गया, पोर्सिलिन हो गए, क्वार्ट्ज हो गए, प्लास्टिक हो गए, ये सारे हम नॉर्मली ग्लास, पोर्सिलिन और क्वार्ट्ज हम यूज करते हैं इंसुलेटर्स बनाने के लिए, जिनमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो टावर्स होते हैं या जो पोल्स होते हैं उनमें और वायर के बीच में जो कंडक्टर होता है उनके बीच में इंसुलेशन क्रिएट करने के लिए हम इंसुलेटर्स डिजाइन करते हैं। कई सारे टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं, पिन टाइप, साइकिल टाइप, आपके जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं वो सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। वो डिस्क इंसुलेटर्स होती हैं और 11 केबी की एक डिस्क होती है। जितने भी हाई वोल्टेज की लाइंस होती हैं उनमें हम नंबर ऑफ डिस्क इंक्रीज करते जाते हैं और अपने वोल्टेज लेवल के हिसाब से उसको हम डिजाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो है ये यूज में आते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों को डिजाइन करने के लिए। अब इसके अलावा भी बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग हम उनको देखते हैं। देन बात आती है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिपेंडेंस है जो हमारी है वो इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा है। हमारा कोई भी अप्लायंस हो वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेट नहीं होता है। आजकल अगर आप सुबह उठें और टूथब्रश से लेकर के और शाम के सोने तक अगर आप अपने बेड्स तक में भी देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। सुबह टूथब्रश में जो मोटर्स यूज़ होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक ब्रश लोग यूज़ करते हैं तो उनमें मोटर्स यूज़ होती है, वो इलेक्ट्रिक से चलती है। अ, रात में सोने जाइए तो बेड्स में वार्मर्स लगे होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी यूज करके जो है बेड वार्म करते हैं। तो सुबह से लेके शाम तक अगर आप देखेंगे तो अपने डेली टू डेली लाइफ में, चाहे वो डोमेस्टिक लाइफ देखें या फिर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लाइफ देखें, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आज के टाइम पे। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी संभव वो दिखता नहीं है। सो the ever increasing importance of electricity is due to the numerous application for domestic and industrial purpose, और ये one by one we'll discuss that there are few important applications of electricity there that is the listed below. Number one is heating। अगर आप heating में देखें, और इसमें हम इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो अगर आप देखें डोमेस्टिक एप्लीकेशंस अगर आप देखें, सो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन वगैरह जिसको हम बोलते हैं, जो कपड़े प्रेस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। हीटर जो है, कभी कभी कुछ हीटर्स ऐसे होते हैं जो कॉयल हीटर्स के रूप में भी आते हैं, जो रूम वार्म वगैरह करने के लिए यूज होते हैं, या फिर कुछ खाना बनाने के लिए भी लोग यूज कर सकते थे, कुकिंग के लिए लोग यूज करते थे पहले, अभी भी आते हैं। तो उस तरह के भी हीटर्स आते हैं। देन कॉफी कॉफ़ी मशीन्स जो आप देखते हैं, कॉफ़ी मशीन में भी आजकल जो है इलेक्ट्रिक केटल भी होती है और कॉफ़ी मशीन भी होती है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। देन अगर आप टोस्टर की बात करें, डेली टू डेली लाइफ में आप टोस्टर भी इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करते हैं और इलेक्ट्रिक केटल भी आप ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं घरों में, जैसे आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। देन आप लेकिन ये हीटिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ये अदर अप्लायंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग के लिए आप यूज़ करते हैं इंडक्शन कुक टॉप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें और भी आप डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक ओवन्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हीटिंग के लिए ही देखें डोमेस्टिक में तो आप माइक्रोवेव ओवन भी यूज़ करते हैं डोमेस्टिक एप्लीकेशन में। तो ये सारी चीज़ें जिससे आप डेली टू डेली लाइफ या इंडस्ट्रियल लाइफ में आप हीटिंग क्रिएट करते हैं, तो ये हीटिंग के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। देन बात आती है कि लाइटिंग में क्या यूज़ कर सकते हैं। तो लाइटिंग में भी
there are two categories. One is domestic application, another is industrial application. So if you see that in the domestic applications we use electric bulbs, although ये हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी बल्ब्स, एलईडीज और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, डिस्चार्ज लैंप्स, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल में भी यूज़ कर सकते हैं और डोमेस्टिक में भी यूज़ करते हैं. सो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, डिस्चार्ज लैंप्स और आजकल हम यूज़ कर सकते हैं एलईडीज भी बहुत सारा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब और डिस्चार्ज लैंप्स, जिसको हम सोडियम लैंप या मरकरी लैंप बोलते हैं, ये सब आजकल आउट ऑफ फैशन हो गए हैं. तो इनकी जगह एलईडी का आजकल भरपूर इस्तेमाल और वर्ल्ड वाइड जो जो यूज़ है वो चल रहा है. क्योंकि डिस्चार्ज लैंप्स की अगर आप बात करेंगे या फ्लोरोसेंट ट्यूब्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत करते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत करते थे. नॉर्मली अगर आप फिलामेंट बल्ब की बात करें तो 100 वॉट्स के बल्ब के कंपैरिजन में आज कम से कम आप 9 वाट के अगर आप एलईडी ले तो लगभग आप 10 एलईडी आप इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक और फिलामेंट बल्ब. और डिस्चार्ज लैंप जो सोडियम लैंप होते हैं, मरकरी लैंप होते हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत सारा करते हैं. तो इसकी जगह भी एलईडी लैंप्स जो है, चाहे वो पोल माउंटेड हों या फिर स्ट्रीट लैंप्स हो, वो आजकल यूज किए जा रहे हैं. Then if you talk about industrial application, so all lighting devices and lamps for cinema projectors. So projectors, the lamp we use in the projectors also consume electricity and produce the light. So इसलिए इसको lighting device की कैटेगरी में रखा गया है. Then बात आती है इलेक्ट्रिक मोटर्स की. So another application of electricity is that it used for running electric motors. तो ये मोटर्स में भी यूज होते हैं एज वेल एज जो है ये बहुत सारे डेली टू डेली इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक मोटर्स को ऑपरेट करने में भी काम आते हैं. सो इफ यू सी द डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, दे आर यूज्ड इन हेयर ड्रायर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कंप्रेसर्स में यूज होते हैं, सीलिंग्स एंड टेबल फैंस, एयर कूलर्स, washing machines, and even in air conditioner as well. There are the motors involved to rotate the fan in the air conditioning as well. Similarly, if you see the industrial applications, so in lifts we use the motors, cranes, tube wells, concrete mixers, lathe machines. ये सारे के सारे में हम जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से जो है डेली टू डेली लाइफ आपकी बहुत ही ईजी और इजीली ऑपरेटेबल हो गई है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है. एंड इट इज इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड दैट इज कोटिंग अ लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर इंफीरियर मेटल. तो इंफीरियर मेटल के ऊपर अगर आप किसी सुपीरियर मेटल की कोटिंग चाहते हैं तो उसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं. और अगर आप इसका एप्लीकेशन देखें डोमेस्टिक एप्लीकेशन में, सो टिन प्लेटिंग ऑफ यूटेंसिल्स, तो जो भी हम बर्तन यूज कर सकते हैं घरों में, डोमेस्टिक में यूटेंसिल यूज कर सकते हैं, तो उनके ऊपर टिन की प्लेटिंग की जाती है. और उसी तरह से अगर आप देखें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में तो निकल प्लेटिंग करते हैं व्हीकल्स के ऊपर, वॉच केसेस के ऊपर, और कहीं कहीं पे हम अगर आप वॉचेस में देखें तो गोल्ड प्लेटिंग भी करते हैं और ज्वेलरी में भी गोल्ड प्लेटिंग करते हैं. तो इन सब में जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस तरह से काम आती है. देन टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज मोबाइल फोन, इट इज लैपटॉप, इट इज टेलीविजन, इट इज कंप्यूटर, डेस्कटॉप, योर iPad, your you can say iPhone. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सारे में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है इन सारी चीजों में आपका वाइडली होता है. देन बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज वर्चुअली एस्टैब्लिश्ड इट्स सुपीरियरिटी ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. चाहे जितने भी फॉर्म की एनर्जी हो, जितने टाइप की एनर्जी जो हमने देखी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है इन सब में सबसे सुपीरियर फॉर्म की एनर्जी है. और ये एक वर्ल्ड एस्टैब्लिश जो ट्रू है ये हमको दिखता है. सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर प्रेफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. क्या है वो कंडीशंस? सबसे पहला है कन्वीनियंट फॉर्म. ये एक आसान और इजी वे में अवेलेबल है.
जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं, तो दैट इज द कन्वीनियंट। दूसरा क्या है, इजी टू हैंडल है, किसी भी डिवाइस में आप इसको इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। आप इसको हाई वोल्टेज पे भी हैंडल कर सकते हैं, यू कैन हैंडल एट लो वोल्टेजेस एज वेल। और आप इसको कई फॉर्म में भी ऑपरेट कर सकते हैं, वेदर इट इज एसी फॉर्म, डीसी फॉर्म, यू कैन कैरी इन द बैटरीज, तो इजीली आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं। देन बात आती है लो कॉस्ट की, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम आता है इफ़ यू कंपेयर अदर टाइप ऑफ एनर्जीज लाइक फॉसिल फ्यूल्स और कोल एंड अदर एनर्जी जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उनसे आप कंपेयर करेंगे तो इसकी कॉस्ट भी कम से कम आती है। नो फ्यूम्स आर पॉइजनस गैसेस, सो इसकी यूटिलाइजेशन में कोई भी जनरेशन में तो फ्यूम्स इन्वॉल्व होते हैं, बट अगर आप यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसकी यूटिलाइजेशन में कोई भी फ्यूम्स या कोई भी पॉइजनस गैस इन्वॉल्व नहीं होती है। ये क्लीन टाइप की एनर्जी है। सो इसको नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इट इज कॉल्ड क्लीनलीनेस। तो सबसे क्लीन टाइप की एनर्जी इसको कहा गया है कि ड्यूरिंग यूटिलाइजेशन इट इज अ क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, because it doesn't produce any fumes, unnecessary fumes or carbon dioxide gas, carbon monoxide gas or any other poisonous gas, ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है। मोर एफिशिएंट है, जितनी भी डिवाइसेस आप इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करते हैं ये मोर एफिशिएंट डिवाइसेस होते हैं और मैक्सिमम टाइम तक ये ऑपरेटेबल होते हैं। तो it is also a kind of energy which provided the devices those are established or operatable a long time, ये लंबे समय तक जो है ऑपरेटेबल होते हैं और इसीलिए कहा गया कि दैट इज मोर एफिशिएंट टाइप ऑफ एनर्जी। इजी ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही आसान होता है, मतलब बहुत आसान तो नहीं कह सकते बट अदर फॉर्म्स के कंपैरिजन में जो है ये बहुत ही आसान कह सकते हैं। अगर आप डीजल पेट्रोल के ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में आप इसको कंपेयर करें तो इट इज अ इजीएस्ट ट्रांसपोर्टेशन। आपको क्या करना है, सिर्फ यू हैव टू एस्टैब्लिश द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लाइक ट्रांसमिशन टावर्स, ट्रांसमिशन नेटवर्क आपको एस्टैब्लिश करना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यू हैव टू एस्टैब्लिश, या फिर अगर आप बैटरीज यूज कर सकते हैं तो मोबाइल फोन में बैटरी जो है वो रहती है, उसको चार्ज कर लीजिए और इजीली कहीं भी उसको लेके जाइए। सो इट इज अ इजी ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो हाई वोल्टेज की बात करें, लो वोल्टेज की बात करें, एसी की बात करें या फिर डीसी की बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इजी। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दैट इज करंट। तो अगर आप करंट को डिस्कस करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सो फ्री इलेक्ट्रॉन, आई एम ऑडिबल ना? मेरी Yes, आवाज sir. तो स्क्रीन आ रही ना सबको? Yes, sir. आ रही है। जी 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 जी। सो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है ये सबसे जो जो बेसिक शुरुआत होती है करंट की, वहां से ये आती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। सो एज वी आर अवेयर दैट एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है वो है एटम है, किसी भी मटेरियल का। So generally according to the atomic structure, the atom consists of nucleus and electron। किसी भी एटम के अंदर जो है क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसी तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर एक एटम का बनता है। सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। ये एटम के क्रॉस जो है, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करता है, मूव करता है। सो दीज ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल्स। अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं और अलग अलग एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिट्स होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के लेवल पे डिसाइड होता है कि वो किस ऑर्बिट या किस शेल में जो है वो अपना जो जो मूवमेंट है वो करेगा। अगर उसकी एनर्जी लूज होती है तो वो अपना ऑर्बिट लूज कर देता है, दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाता है, और अगर उसकी एनर्जी बढ़ती है तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जो है शिफ्ट कर जाता है। तो उसी तरह से द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost orbits are called valence electrons in modern physics। उनको हम कहते हैं बैलेंस। जो outermost cell होता है और outermost orbit होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम मॉडर्न फिजिक्स में बोलते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एबल टू मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, किसी भी मतलब दो एटम के बीच में ये मूव कर सकते हैं। सो इन अ रैंडम मैनर they are known as free electrons because चूंकि ये एक एटम से दूसरे एटम को में मूव कर सकते हैं इसलिए इनको बोलते हैं
फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये थ्योरी भी, इसका नाम इसी पे रखा गया, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सो नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। यही जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं, दे आर रिस्पांसिबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स thus work as a charge carrier and can carry charge from one point to another point। इन्हीं को हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। और ये क्या करते हैं कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करते हैं। सो व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करते हैं, देन ये सारी कंडीशन जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉलो करता है। सो फॉर दैट एक चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैरी करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फील्ड जो है जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो नेसेसरी है। So according to energy band theory, the forbidden gap is absent between balance and conduction band, then the conductor is a good conductor। अगर किसी भी कंडक्टर में बैलेंस और फॉरबिडन जो एनर्जी गैप है वो क्या है कि absent है या बहुत ही कम है, then the conductor is called a good conductor। Thus metals which work as a good conductors contain large number of free electrons। इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उनमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं, एट अ नॉर्मल टेम्परेचर विदाउट सप्लाइंग एनी एडिशनल एनर्जी। इन तो जो भी मेटल होते हैं जिनको हम गुड कंडक्टर कहते हैं उनके अंदर लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा नंबर में मौजूद होते हैं और उनके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। मटेरियल्स विच आर बैड कंडक्टर्स possessing a higher energy gap between the balance and conduction band। तो आप इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है उनके बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में अगर काफी ज्यादा जो हायर एनर्जी गैप है तो वो इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहलाएगा, और अगर उनके बीच में एक गैप एब्सेंट है या बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम नेग्लिजिबल है, तो वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि ईएमएफ क्या है और करंट क्या है। सो ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट तो आप सभी जानते हैं। सो करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट और इन अ मीडियम, है ना। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और बेसिक डेफिनेशन आगे हम डिस्कस करेंगे। सो द एबिलिटी ऑफ टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज टू प्रोड्यूस अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन देम इन द पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिटली चार्ज बॉडीज का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन जिस दूसरे मॉलिक्यूल में जाएगा, दूसरे एटम में जाएगा, उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वो वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जहां इलेक्ट्रॉन गया है वो एक नेगेटिवली चार्ज जो है पार्टिकल वो बन जाएगा। तो इसी तरह से ये दोनों पार्टिकल अपोजिटली चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। सो द एबिलिटी ऑफ टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज टू प्रोड्यूस अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन देम is the potential for the production of electric current। Thus, a positive charge body is said to be positive potential and a plus sign is used to identify the potential। Similarly, a negatively charged body is described as negative potential and a negative sign is used to identify this potential। दोनों पे अलग अलग पोटेंशियल आप एस्टैब्लिश करेंगे। अब जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसे पॉजिटिव साइन आप देंगे और जो नेगेटिवली चार्ज होगा उस पे आप नेगेटिव साइन आप देंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सा नेगेटिवली चार्ज है। नाउ द अरिथमेटिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्टेज होता है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका ए और दूसरा पॉइंट है आपका बी, ये ए है और ये बी है, तो अगर आपको वी ए बी निकालना है तो आपको जो पोटेंशियल होगा ए और बी के बीच का उसको आप बोलेंगे वी ए बी। ये वी ए बी ही पोटेंशियल या वोल्टेज कहलाता है, दोनों के बीच का जो अरिथमेटिक डिफरेंस है। सो द अरिथमेटिक डिफरेंस बिटवीन टू इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कभी-कभी वोल्टेज भी बोलते हैं, तो कभी-कभी क्या इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। नाउ इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, इसका जो यूनिट है वो वोल्ट्स कहलाता है, और नॉर्मली जो है इसको टर्म हम वोल्टेज के रूप में यूज कर सकते हैं, एंड इट इज अप्लाइड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। The magnitude of potential difference between 2 points is equal to the work done in moving a unit positive charge from one point to another। अगर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड निकालें
तो ये कैसे मिलेगा आपको? ये कहलाएगा इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको कभी कभी बोलते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। कहीं कहीं आपको ये डेफिनेशन भी देखने को मिलेगा। In electrical circuits, potential difference is provided by some external means like a cell or battery. Potential difference के लिए आपको एनर्जी सोर्स की जरूरत है, पोटेंशियल सोर्स की जरूरत है, और कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि आप सेल यूज कर सकते हैं, बैटरी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी डीसी सर्किटरी है और एसी सर्किटरी है तो आपको एसी सोर्स आपको यूज करना होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए आपको सोर्स चाहिए होगा। डीसी के लिए डीसी सोर्स चाहिए होगा और एसी के लिए एसी सोर्स आपको चाहिए होगा। A cell or battery provides a electrical potential that tends to cause current to flow. It is also known as electromotive force and is measured in volts. तो जो सेल है और बैटरी है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड करती है, और उसकी वजह से जो क्या होता है कि आपका करंट फ्लो करता है, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। Similarly, when a suitable conductivity path or good conductor is used, a current flows as a result of electric pressure. मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से जो है आपका करंट फ्लो करता है, अगर आपका सुटेबल कंडक्टिविटी पाथ और गुड कंडक्टर आपको देखने को मिले। द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल को होता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव फिगर देखेंगे, फिगर 1.1, तो देयर इज on the left hand side there is a positive potential and on the left hand side, right hand side, it is negative potential. So डायरेक्शन ऑफ करंट आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मींस पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये देखेंगे ये आपका कंडक्टर है तो, बट एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिल रहा है। मींस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के अपोजिट आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखने को मिलता है। मींस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं करंट उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। किसी भी कंडक्टर में अगर आप ये देखेंगे फिनोमिना, सो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। ये आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको फिगर 1.1 अगर आप देख रहे हैं तो इसमें ये शो किया गया है। Similarly, you can see conventionally the current produced by flow of electrons is supposed to be the flow from positive potential to negative potential, and the SI unit of this current is ampere and its symbol is I. ये बेसिकली करंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। जो यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, वो एम्पियर कहलाता है और जो सिंबल होता है वो I कहलाता है। Current that flows continuously in one direction, that is called the DC. If there is no change in the direction or you can say the polarity, अगर इसकी पोलैरिटी या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट एंड व्हिच इज डिपिक्टेड बाय द सिंबल DC। अगर आप फिगर देखेंगे तो डायरेक्ट करंट इज सप्लाइड बाय वोल्टेज सेल बिकॉज ऑफ द पोलैरिटीज ऑफ वोल्टेज सेल डू नॉट रिवर्स विद पासेज ऑफ टाइम। किसी भी सेल में देखेंगे तो उनकी जो पोलैरिटीज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो टाइम पासेस के साथ रिवर्स नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि आपका जो सेल है वो एक कांस्टेंट पोलैरिटी का जो है वो करंट जो है वो फ्लो कराता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। Thus, a voltage cell is termed as direct voltage source, which is DC voltage source. So अगर आप फिगर 1 देखेंगे, दैट इज डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो पर्टिकुलर एक पोलैरिटी में फ्लो कर रहा है। यहाँ देखेंगे तो अगर आपका ये एक्सिस है आपका, और ये जो है एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को लिया है, वाई एक्सिस पे आपने करंट को लिया है, और इस टाइम के रिस्पेक्ट में जो करंट है इसकी पोलैरिटी में कोई चेंज या डायरेक्शन में कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिल रहा है, और ये एक पर्टिकुलर पोलैरिटी पे फ्लो कर रही है, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। और ये जो वेव फॉर्म कहलाता है दैट इज डायरेक्ट करंट वेव फॉर्म कहलाता है। ठीक है। और इसका सिंबल अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम बैटरी का सिंबल यूज कर सकते हैं। नाउ अगर आप वहीं पे दूसरी सर्किट देखेंगे, जो सर्किट यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रही है, दैट इज द सर्किट और द वेव फॉर्म फॉर अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे आपने टी ले रखा है और वाई एक्सिस पे आपने करंट ले रखा है। अगर आप इसकी पोलैरिटी देखें, इफ यू सी द पोलैरिटी, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव आई आपको देखने को मिल रहा है और वहीं नीचे में आपको डाउनवर्ड्स आपको नेगेटिव पोलैरिटी देखने को मिल रहा है। मीन्स a particular time interval that current change its polarity that known as alternating current। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ साइकिल जो होता है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल होता है। फर्स्ट हाफ साइकिल जो है इसमें जो है ये आपको एक पॉजिटिव साइकिल देखने को मिल रहा है और सेकंड हाफ साइकिल में आपको ये नेगेटिव हाफ साइकिल देखने को मिल रहा है। तो इसकी पोलैरिटी जो है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पॉजिटिव है और दूसरे टाइम इंटरवल में जो है नेगेटिव है। देन अगर आप नेक्स्ट टाइम इंटरवल देखेंगे तो फिर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा और दूसरे टाइम इंटरवल में फिर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। सो दैट मीन्स इन एसी ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम द पोलैरिटी ऑफ द करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और जो ये वेवफॉर्म हम प्लॉट करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म। और अगर आप देखेंगे वोल्टेज सोर्स तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से कहलाता है। एक सर्कल के अंदर आप जो है एक कुछ इस तरह से एक सिंबल यूज कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं एसी सोर्स। इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं और डीसी के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, ये सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं जब भी कोई सर्किट आप ड्रॉ करेंगे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात होती है कि डायरेक्ट करंट सिस्टम में कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है और अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो एक टर्म आता है पावर फैक्टर, पीएफ। पावर फैक्टर इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और ये आपको डीसी में देखने को नहीं मिलता है, एसी में आपको वोल्टेज और करंट के बीच में देखने को मिलता है। तो पावर फैक्टर नॉर्मली डीसी में आप देखेंगे तो हमेशा 1 के रूप में प्रेजेंट रहता है, और क्योंकि एंगल 0 होता है और पावर फैक्टर इज आल्सो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 जो है हमेशा 1 होता है। और एसी सिस्टम में ये 0 टू 90 के बीच में वेरी करता है, तो cos 0 इज 1 और cos 90 इज इक्वल टू 0, तो 0 1 के बीच में ये वेरी करता है पावर फैक्टर। जब भी आप ऑल्टरनेटिंग सिस्टम और डीसी सिस्टम आप देखेंगे तो पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप ये ध्यान रखेंगे। नाउ वही सारी चीज यहाँ पे इस अगले स्लाइड्स में दी गई हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट दैट फ्लोज फर्स्ट इन वन डायरेक्शन फॉर अ स्मॉल टाइम and then reverses the flow in opposite direction for a similar time. Now, voltage source capable of producing alternating current is called alternating voltage source or AC voltage source. जो भी हमारे घरों में सप्लाई आती है, जो पोल से सप्लाई आती है, that is a kind of AC voltage source. और उसका फिगर आप देखेंगे तो ये फिगर आपका यहाँ से ये फिगर ऑल्टरनेटिंग सिस्टम का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ आई थिंक सबने पढ़ा होगा, लेकिन फिर से हम लोग एक बार यहाँ पे रिपीट करेंगे कि द अपोजिशन टू करंट फ्लो दैट एग्जिस्ट इन एवरी मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल में अगर आप करंट फ्लो करा रहे हैं और उसमें जो अपोजिशन होता है वो एग्जिस्ट करता है और करंट फ्लो का रजिस्ट करता है, वो इसको बोलते हैं रजिस्ट से रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच वी नो दैट रजिस्ट फ्लो ऑफ करंट ये हो रहा है। नॉर्मली होता क्यों है कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि ये हायर वेलोसिटीज एक्वायर करते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर जब वेलोसिटी एक्वायर होती है तो ये क्या करते हैं कि किसी भी मटेरियल में आपके पर्टिकुलर कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्रेटर वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं और ये वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं, और जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वहां से जो है वो डिसलॉज होता है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन डिसलॉज फ्रॉम द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकल गया तो उस जो मॉलिक्यूल बचा उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, तो एक आयन क्रिएट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बाहर गया, तो और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो नॉर्मली ये प्रक्रिया जो है एक क्लोज चेन बन जाती है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया और ये प्रोसेस आपका जो है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो गया। जब तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा।
देन क्या होगा कि कोई भी जो जो मटेरियल्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, वो क्या करेंगे, दे एक्वायर द वेलोसिटी, हायर वेलोसिटी एक्वायर करेंगे, और क्या करेंगे, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हिट करेंगे, एंड देन दे डिसलॉज one electron from that neutral molecule, and the molecule which is left behind, that is a positively charged, and the electron is a negative charge. And during this process what happens, the molecules collide between each other, एक दूसरे में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, और जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और यही हीट जब प्रोड्यूस होता है, देन ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में जो है आपको देखने को मिलता है, कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर को काफी देर तक इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं वो मटेरियल हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो इम्पैक्ट होता है, और रेजिस्टेंस क्रिएट भी होता है उसी वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और वो हीट फॉर्म करते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि मटेरियल में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो द प्रॉपर्टी विच सपोर्ट्स फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज कंडक्टेंस। तो अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड द प्रॉपर्टी विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज द कंडक्टेंस, उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो में सपोर्ट नहीं करता है, अपोज करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो सपोर्ट करता है उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या है, आर है, दैट इज यूज फॉर सिंबल फॉर अ रजिस्टर, और जो कंडक्टेंस है उसको हम बोलते हैं जी, दैट इज द सिंबल ऑफ कंडक्टेंस, जी इज द सिंबल ऑफ कंडक्टेंस। सो द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम, इसको जो है ओम में मेजर करते हैं। सिमिलरली अगर आप फार्मूला देखेंगे तो द कंडक्टेंस इज गिवन बाय G इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज 1 अपॉन R, और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज, जो यूनिट यूज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सीमेंस, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो S के फॉर्म में होता है। सिमिलरली इसको बोलते हैं S, जब भी बोले इसका यूनिट लिखेंगे तो हम S के रूप में लिखेंगे। Now, according to Ohm's law, the current I flows through a resistor due to electric pressure and is directly proportional to the magnitude of electric pressure. That is V here. वोल्टेज को यहाँ पे प्रेशर के रूप में देखा गया है। तो अगर आप इसको मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन करेंगे, सो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और इसको अगर आप दूसरे फॉर्म में देखेंगे, सिंबल्स के फॉर्म में देखेंगे, सो आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। अब अगर यहाँ देखेंगे तो आई और वी आपस में प्रोपोर्शनेट है, आई प्रोपोर्शनल है वी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो आई जो है आपका कम हो जाएगा, और वही रेजिस्टेंस अगर आप कम करेंगे तो करंट आपकी बढ़ जाएगी। इसी को अगर आप पिक्चराइज फॉर्म में देखेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर डिपेंड्स अपॉन द एरिया। किसी भी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल आल्सो, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इस पे भी डिपेंड करेगा। सो इसका अगर आप मैथमेटिकल फार्मूला देखेंगे, सो R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। अगर आप फिगर 1.3 देखें तो इसमें अगर आप ये देखें, एक कंडक्टर है जिसकी जो लेंथ है वो है L, पर्टिकुलर L लेंथ का कंडक्टर हमने ले रखा है। इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमने माना है कि ये A है, कैपिटल A है। तो अगर आप इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे और इस पर्टिकुलर रजिस्टर जो है, इसका जो मटेरियल है उसका जो रेजिस्टिविटी है वो अगर आपका रो है, सो दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। So here rho is the resistivity, L is the length of resistor, और A is area of cross section. Now see, resistivity, ये जो रो है, resistivity is the property of material and depends upon the internal structure of metal or conductor. जो कंडक्टर जिस भी मेटल का और जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उस पे पूरी तरह से रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होती है। सो इट इज मेजर्ड इन ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। इसकी जो यूनिट होती है ये ओम मीटर में होती है, या इसको हम ओम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। दो तरह से इसकी यूनिट होती है, और ये हर मटेरियल के लिए ये रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होती है, देखने को मिलती है। नाउ अगर आप ओम्स लॉ में आप एग्जांपल देखें तो जो पहला एग्जांपल है दैट इज कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द 5 ohm resistor when a 100-volt battery is connected across it. Also calculate the conductance of the resistor and power dissipated by the resistor. हम न्यूमेरिकल वापस से पढ़ते हैं कि कैलकुलेट करंट फ्लो
through the 5 ohm resistor when 100 volt battery is connected across it. So सबसे पहले अगर आप न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ेंगे तो कैलकुलेट करंट फ्लो, आई कैलकुलेट करने को ये कह रहे हैं। आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो 5 ओम इन्होंने आर की वैल्यू दे रखी है और 100 वोल्ट की बैटरी इन्होंने कनेक्ट कर रखी है। नाउ इट आल्सो कैलकुलेट द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द रजिस्टर एंड पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर, ये भी आपको कैलकुलेट करना है अगर आप इसको करेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखें, ओके, सो फार्मूला हमें पता है, फार्मूला I इज इक्वल टू होता है V बाई आर, जो हमने भी ओम्स लॉ से ड्राइव किया। I इज इक्वल टू होता है V बाई आर। यहाँ पे दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है और जो बैटरी कनेक्टेड है वो 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और हमें करंट फ्लो कैलकुलेट करना है। सो I इज इक्वल टू होता है V बाई आर। सो V इज 100 और R इज 5 ओम। यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 एम्पियर। सो करंट आपको यहाँ पे मिल गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड। सो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और यहाँ पे देखेंगे आई स्क्वायर आर, आपने यहाँ पे आई कैलकुलेट कर लिया है। सो आर की वैल्यू यहाँ से दी हुई है 5 ओम की। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ आई 20 एंड द स्क्वायर ऑफ आई इज 20 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे 5। सो विल गेट 2000 वॉट्स और इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो ये हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 किलो वॉट्स इज द आंसर फॉर पावर डिसिपेट जो भी सिस्टम में हो रहा है। नाउ हमें पता है कि जो कंडक्टेंस है वो क्या है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। So conductance is 1 upon resistance and resistance is 5 ohm. So it is equal to 1 upon 5 and it is equal to 0.20 Siemens। ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि जो आंसर आया है वो आपका है करंट की वैल्यू आई 20 एम्पियर्स, जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो आपका आया 2 किलोवाट, और जो आपका जो कंडक्टेंस आया है जी इज इक्वल टू आपका आया है 0.2s। ये 3 मेजर चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी और वो आपने कर ली। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या चीज अननोन क्वांटिटी में है और क्या नोन क्वांटिटी में है। तो नोन क्वांटिटी आप एक साइड लिख लें और अननोन क्वांटिटी एक साइड लिख लें और देन आप डिसाइड कर लें कि क्या फार्मूला आपको अप्लाई करना है और प्रोसेस फ्लो आपका कैसा होगा, आपका न्यूमेरिकल इजिली सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें दूसरा न्यूमेरिकल, दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज टू डबल, किसी भी कंडक्टर का जो डायमीटर है, किसी भी कंडक्टर का डायमीटर है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा के क्या कर रहे हैं, ट्वाइस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डायमीटर इज इंक्रीज टू डबल कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट, लेंथ मीन एल जो है वो कांस्टेंट है। देन व्हाट विल बी चेंज इन द रेजिस्टेंस, आर पे क्या इंपैक्ट आएगा ये आपको बताना है। सो we know that the resistance of any conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। ठीक है, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो जो एरिया है उसके जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो क्या होगा, डायमीटर जब बढ़ेगा, व्हेन यू इंक्रीज द डायमीटर, और कितना इंक्रीज कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट, क्या होगा, दैट इंप्लाइज द इंक्रीज इन एरिया टू 4 टाइम्स, आपका एरिया जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर आपने डायमीटर्स को इंक्रीज किया 2 टाइम्स तो एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स, और अगर आपका एरिया बढ़ गया 4 टाइम्स देन क्या होगा, रेजिस्टेंस इज रिड्यूस टू 1/4, R is equal to rho L upon A। रो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, L आपने जो है फिक्स कर रखा है, और यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर आप इसको हटा दें तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। अब अगर आपने A को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा और ये 1/4 रह जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स जो है इसके सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, वो आपको हम बता देते हैं। आप अपना जो मटेरियल है वो मटेरियल कल से रेडी रखिएगा, और उसमें हम फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये हम अब डिस्कस करेंगे। और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में हम सीरीज कनेक्शन डिस्कस करेंगे, उस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो फार्मूलेज हैं, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल, जो भी रजिस्टर हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं उनका रेजिस्टेंस आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वो फार्मूला कैसे डेवलप करना है, वो हम आपको बताएंगे। ये आपको फिर देखना है, और इस पे भी न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये जो है जिसमें सीरीज भी देखने को मिलेगा और पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, और इस पे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे, ये भी हमें देखने को मिलेगा इस टॉपिक में। देन आपका आएगा केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ भी आपको देखने को मिलेगा, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी। आप इस पे जो है आपको पूरी सर्किटरी और पूरा थ्योरम भी आपको स्टडी करना है, और पूरा थ्योरम पढ़ने के बाद आपको इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे इसमें, और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स आप इसको अपने असाइनमेंट में और बाकी चीजों में आप सॉल्व करके वो सबमिट करेंगे। देन अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे हम, चूंकि इसके 5-6 क्लासेस ही होनी है, तो सारे जो कोर्सेज हैं वो काफी जल्दी आपको कवर करने होंगे, और वन बाय वन और स्पीडली कवर करने होंगे। तो इसमें जो है बैटरीज आपको देखने को मिलेंगी, जो बैटरी के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी बैटरीज हम यूज कर सकते हैं, और उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन उसके अंदर क्या क्या होता है, और उसके बाद जो है उसकी चार्जिंग कैसे होती है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, और उसका केयर और मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर उसमें देखने को मिलेंगी। और इसके बाद आपको फिर यूनिट 2 आपका देखने को मिलेगा, जो यूनिट 2 आपका स्टार्ट होगा। तो मैं आपको थोड़ा यूनिट 2 भी बता देता हूं, जो आपका ब्लॉक 2 के नाम से जो है आपको बुक दिया गया होगा। ये ब्लॉक 2 में बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो सेकंड आपका कोर्स मटेरियल है वो आपको देखने को मिलेगा, और इसमें भी टोटल आपको यूनिट 4, 5 और यूनिट 6, 3 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। और इस तीनों यूनिट में आपको देखने को मिलेगा पहला ट्रांसफार्मर, दूसरा डीसी मशीन, और तीसरा एसी मशीन। ये सारी मशीनें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर्स के बारे में बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें आपको इंट्रोडक्शन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन, ये जो बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको ट्रांसफार्मर का ये देखने को मिलेगा। देन आपका इक्विवेलेंट सर्किट आप कैसे बनाते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर का, ये देखने को मिलेगा। देन फेजर डायग्राम एंड वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है किसी भी ट्रांसफार्मर का, ये आपको देखने को मिलेगा। लॉसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, तो आप में इसमें आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ये आपको देखने को, कोर लॉस देखने को मिलेगा। एफिशिएंसी आपको ट्रांसफार्मर की देखने को मिलेगी। ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ, जिसको एनर्जी एफिशिएंसी बोलते हैं, ये भी आपको देखना होगा। फिर स्पेशल ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली सीटी और पीटी बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर्स और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स, ये आपको देखने को मिलेगा। और देन ट्रांसफार्मर इन 3 फेज सिस्टम में 3 फेज बैंक ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स, मतलब तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स को लेकर के एक 3 फेज ट्रांसफार्मर कैसे डेवलप करेंगे, और 3 फेज ट्रांसफार्मर जो फुली 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये ट्रांसफार्मर यूनिट 4 जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, और उसी तरह से आपको यूनिट 5 और यूनिट 6 भी देखने को आपको मिलेगा। मैं आपको यूनिट 5 और 6 भी दिखा देता हूँ। यूनिट 5 आपकी डीसी मशीन्स के रूप में आती है। सो डीसी मशीन में आपको सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन आप कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मींस इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कैसे करते हैं। किसी भी मोटर में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और क्या होता है कि उसका जो शाफ्ट है वो मूव करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो रोटेशनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उससे आप फिर कोई भी डिवाइसेस आप मूव कराते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। और आपको मोटर के रूप में डीसी मशीन में आपको यही देखने को मिलेगा। आपको इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको देखने को मिलेगा, बैक ईएमएफ और काउंटर टॉर्क देखने को मिलेगा। डीसी मशीन में आपको कंस्ट्रक्शनल फीचर देखने को मिलेंगे,
और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क देखने को मिलेगा, उसके क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे कि डीसी मशीन में कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो मशीन को क्लासिफाई हम 2 तरह से करते हैं, जनरेटर और मोटर के रूप में क्लासिफाई करते हैं। देन विल सी इन जनरेटर देयर आर फ्यू मोटर्स, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देन इसमें आपको देखने को मिलेगा आर्मेचर रिएक्शन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, डीसी जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, वोल्टेज बिल्डअप इन डीसी जनरेटर, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सीरीज जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर्स। ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी डीसी जनरेटर के अंदर में। देन आपको स्टडी करना है डीसी मोटर। डीसी मोटर में आपको देखने को मिलेगा डीसी शंट मोटर, देन उसमें पावर फ्लो एंड एफिशिएंसी, देन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, आफ्टर दैट आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। दीज आर द स्पीड कंट्रोल टेक्निक्स, फील्ड कंट्रोल टेक्निक्स, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक्स। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मशीन। मोटर का स्पीड कंट्रोल करते हैं नॉर्मली। एंड देन सीरीज मोटर एंड कंपाउंड मोटर्स, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, दैट इज यूनिट नंबर 5। एंड देन आप चलेंगे यूनिट नंबर 6 पे। ये सारी चीजें आपको बुक में मिलेंगी और इनकी स्टडी आप प्रॉपर स्टडी करते रहिएगा। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज एसी मशीन्स। ओके, सो यूनिट 6 इज एसी मशीन्स। सो पहला इसमें है सिंक्रोनस जनरेटर्स। देन इसमें आता है कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, इसकी आर्मेचर वाइंडिंग एंड जनरेटेड ईएमएफ। नाउ आर्मेचर ऑन लोड, sorry, alternator on load. So how it behaves on load condition and off load conditions. तो ये सारी चीजें आपको सिंक्रोनस जनरेटर में देखने को मिलेंगी। नॉर्मली ये जनरेटर्स जो होते हैं, ये दे आर बिग जनरेटर्स एंड दे आर यूज्ड टू जनरेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पावर प्लांट्स में आप मिनी जनरेटर्स को आपको देखने को मिलेगा। देन सिंक्रोनस मोटर्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंक्रोनस मोटर्स उसकी इक्विवेलेंट सर्किट देखने को मिलेगी, उसका फेजर डायग्राम देखने को मिलेगा एंड द मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर, ये भी आपको देखने को मिलेगा। देन विल डिस्कस अबाउट 3 फेज इंडक्शन मोटर। देन इट इज कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, इक्विवेलेंट सर्किट एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपको जो है जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आप सभी को बुक्स मिल गई होंगी या मिलने वाली होंगी, और आप लोग नेक्स्ट क्लास से मतलब कल से आप लोग प्रिपेयर होके आएंगे प्रॉपर, और हम आगे जो भी कोर्सेज हैं वो डिस्कस करेंगे। और आज के कोर्सेज में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में आपको जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। जी बताएं। सर मेरा नाम विजेंद्र है सर। मेरा सवाल ये था सर, हम केएलसी इस्तेमाल कर सकते हैं? कैल्सी सर, बेसिकली इसका जवाब आप सर से पूछ लीजिएगा। सेंटर आई थिंक वैसे तो करना चाहिए, क्योंकि साइन कॉस थीटा ये सब आपको देखने को मिलेंगे, मींस साइंटिफिक कैलकुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो करना तो चाहिए। बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट ना, मुझे उसके बारे में बस पता नहीं है। ओके सर। जी जी, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हम इस्तेमाल तो करते हैं, है ना। जी 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 जी, इसीलिए पूछ रहा था। वैसे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे थे, उसमें लिखा हुआ था कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। बोर्ड में अंदर चली जाओ। जी जी, और किसी को कोई क्वेश्चन करना है? एनीवन? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी को और भी कुछ पूछना है तो एक बार आप पूछ लीजिए, कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में आ रही हो। आदित्यन, रमेश, ऐश्वर्य घोष, थॉमस, विजेंद्र आर्या, नेमी चंद,
रजनीश पांडे जी, सुप्रिया सिंह, ओके। अगर किसी को फिर कुछ पूछना नहीं है तो नेक्स्ट कल 4:30 बजे हम फिर मिलते हैं और आप प्रिपेयर होके आइएगा, और क्योंकि कोर्सेज और लंबे लंबे चलेंगे और क्लासेस और लंबी होंगी, और उसके साथ आप प्रिपेयर होके बिल्कुल आइएगा। ओके सर। ओके ओके सर। श्रवण सर, फिर आज एंड करें सर?